महाराष्ट्र के नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के 3 उम्मीदवार मैदान में है। इसे लेकर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने सभाओं के माध्यम से प्रचार की कमान संभाली है। उन्होंने 1 अक्टूबर को बिड़गांव सर्किल के बड़ौदा से एपीआई की महिला उम्मीदवार मीना अशोक रामटेके के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे जिसमें सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं पर उद्धव सरकार एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर निशाना साधा। इसी तरह विजय मानकर ने जिला परिषद उपचुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किए जाने पर दुख जताते हुए मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण पर विशेषतः विचार रखे और मोदी सरकार को इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। मराठा आरक्षण हो या फिर ओबीसी का आरक्षण, यह संविधान में संशोधन के बगैर संभव नहीं है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। ऐसे में इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने सभा के अंत में लोगों से कहा कि वे एपीआई के उम्मीदवार को इस उपचुनाव में वोट करें, साथ ही अपने रिश्तेदारों और करीबियों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करें। गौरतलब है कि नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव में एपीआई ने 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इनमें गुमथड़ा से एडवोकेट विष्णु पानतवड़े और कोंदामेड़ी सर्किल के औरौली से विजय डोंगरे भी शामिल है। आज एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब विजय डोंगरे के लिए कोंदामेड़ी सर्किल में सभा को संबोधित करेंगे। नागपुर जिला परिषद की जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बड़ौदा बिड़गांव सर्कल से हमारी जो उम्मीदवार है पार्टी की मीनाताई रामटेके जी, मंच पर उपस्थित बाकी सम्मानित नेतागण, इस क्षेत्र के सम्मानित लोग और जो भी लोग आज यहाँ मुझे सुन रहे हैं, चाहे चेयर्स पर हो चाहे दूर से सुन रहे हो, उन सभी लोगों के लिए मैं कुछ ज़रूरी बातें आज कहना चाहता हूँ। अपना संभाषण ज़्यादातर हिंदी में दूंगा। उसका कारण ये है कि मेरा भाषण जो है, मुझे लगता है कि हिंदी तो आप लोग समझ लेते हैं ना, सारे लोग हिंदी समझ में आती है कि नहीं, तो ज़्यादातर हिंदी में इसलिए दूंगा क्योंकि उसका 2 फ़ायदा होगा। एक तो आप लोग भी समझ लेंगे और दूसरा ये जो टेलीविज़न पे चले जाएगा तो सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स पे उस पर लाखों लोग उसको देख सकते हैं। आज ये जो 16 सीटों पर लगभग जो जिला परिषद के और कुछ पंचायत समिति के 30-31 सीटों पर जो उपचुनाव यहाँ हो रहा है, सबसे पहले ये चुनाव ओबीसी का आरक्षण रद्द होने की वजह से हो रहा है। इस बात का हमें दुख है, एपीआई को इस बात का दुख है कि एपीआई महाराष्ट्र के अंदर में ओबीसी का आरक्षण लोकल बॉडीज़ के अंदर में, चाहे जिला परिषद हो या पंचायत समिति हो, इसके अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में जो कैंसिल हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उसके मद्देनज़र ये चुनाव हो रहा है, इस बात का हमें दुख है। लेकिन अब चुनाव है और मौका है तो कुछ ज़रूरी बातों को समझना ज़रूरी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि एपीआई की तरफ से पूरे देश में ओबीसी के लिए काम करने वाला, भारत के तमाम नागरिकों के लिए काम करने वाला, चाहे फिर वो कोई भी कम्युनिटी के हो, उनके मानव अधिकारों के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, समताशील विकास के लिए काम करने वाला मैं एक नेता हूँ। लेकिन क्योंकि ओबीसी का संदर्भ चल रहा है देश में, इसलिए थोड़ा सा बात अपनी ओबीसी के विषय में कहना चाहूँगा और फिर आपके क्षेत्र को लेकर, जनरल नीतियों को लेकर भी कुछ बातें मैं कहूँगा। देश का शायद मैं पहला ऐसा नेता हूँ जिसने ओबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और उसके परिणाम आज आप लोगों को दिख रहे हैं। आज पूरे देश में ओबीसी की जनगणना होना चाहिए करके देश भर में वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो है वो ये बात कर रहे हैं। शायद महाराष्ट्र के लोगों को इस बात की पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं थोड़ा प्रोग्राम कम करता हूँ क्योंकि देश के 20 राज्यों में पार्टी है, उसकी वजह से जो है शायद महाराष्ट्र के लोगों को कम पता हो। तो मैं जो है नाना पटोले जी हो या
आपके क्षेत्र के बावनकुड़े जी वगैरह जो है, शायद हो सकता है केदार जी वगैरह यहाँ कल आने वाले हैं, परसों ऐसा सुना है, सभा उनकी है, इसलिए जल्दी सभा हुई। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मराठा आरक्षण के इशू के ऊपर में, मराठा आरक्षण को यदि लाना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, सकारात्मक। ये बात मैं 5 सालों से कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के लोग जो है वो मेरी बात को समझ नहीं पाए, अपने अपने तरीके से जो है गवर्नमेंट्स ने प्रयास किया। पहले बीजेपी की सरकार थी फडणवीस जी की, उसके बाद में अभी उद्धव जी की सरकार आई है। उनको जितना संविधान की समझ थी उन्होंने इसका जो है वो प्रयास किया, लेकिन आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया कि ओबीसी का रिजर्वेशन हो या ओवरऑल रिजर्वेशन हो, या 50% से ज़्यादा जो है वो नहीं बढ़ाया जा सकता, और मराठा रिजर्वेशन जो है वो टीनेबल नहीं है क्योंकि ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में क्लासीफाई नहीं होती है। मैं 5 साल पहले से ये बात कह रहा हूँ कि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की बात है, ज़रूरत है, और मैं केवल 5 साल से इसके लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं देश का पहला लीडर हूँ जिसने भारत के संविधान में संशोधन करके, सकारात्मक पॉजिटिव संशोधन करके, आरक्षण की लिमिट 50% से ज़्यादा कैसी बढ़ाई जा सकती है, गिवन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ भी निर्णय दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भारत की संसद यदि चाहे, मैं बीजेपी के लोगों को स्पेशली ये बात कह रहा हूँ क्योंकि फडणवीस जो है वो काफ़ी गुमराह करते हैं महाराष्ट्र के अंदर में ओबीसी के विषय के ऊपर में, इसलिए मैं ओबीसी के लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि मैं पहला लीडर हूँ जिसने भारत की संसद को ये बिल बनाकर दिया है। इसका ये बुकलेट है, इंग्लिश में है, आप लोग चाहे तो कभी इसको देख सकते कार्यकर्ताओं से, कि भारत के संविधान में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है, और वर्तमान का ओबीसी का 27% आरक्षण इंक्लूडिंग डीटीएनटी जो है वो बढ़ाकर 40-45% किया जा सकता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहीं पर भी बीच में नहीं आएगा। ये बिल बनाकर देने वाला मैं देश का पहला लीडर हूँ। ये बात आज मैं आप लोगों को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, और इसलिए कल बावनकुड़े जी आएंगे, परसों आएंगे, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उनके माध्यम से फडणवीस जो महाराष्ट्र के अंदर में गुमराह कर रहे हैं, मैं आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चैलेंज कर रहा हूं। चुनाव जिला परिषद का है, लेकिन चैलेंज मोदी जी को कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ओबीसी का आरक्षण महाराष्ट्र में कैंसिल हुआ, मराठा रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, इसलिए चुनाव में महाराष्ट्र में इसका संदर्भ है, इसलिए इस विषय पर बोल रहा हूं। बाद में पुल है, नाले है, पानी है, बिजली है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस है, रोजगार है, ये तो सारी समस्याएं हैं। इसके ऊपर में ये लोग आपसे बात करेंगे, मैं भी थोड़ा सा इस पर नीतिगत बात करूंगा बाद में, लेकिन संदर्भ को समझना जरूरी है क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण को कैंसिल करके, मराठा रिजर्वेशन को कैंसिल करके ये बात जो है चुनाव हो रहे हैं, इसका दुख मुझे है क्योंकि मैं 5 साल पहले से इसके ऊपर काम कर रहा हूं, इसलिए आज मुखर होकर इस बात को कहने का समय आया है। आज मैं फडणवीस जी के माध्यम से, बावनकुड़े जी कल आएंगे, मैं उनका मेरा संदेश दीजिएगा बावनकुड़े जी को कि मानकर साहब आकर गए और बोलकर गए। किसी दिन फडणवीस मेरे साथ अगर स्टेज पे खड़े हो, गडकरी खड़े हो, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दो, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर ये लोग खड़े हो तो मैं आपको चैलेंज कहता हूं, ओबीसी का आरक्षण हो या कोई और आरक्षण हो, आधे घंटे से ज्यादा वो विजय मानकर के साथ में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा स्टेज पे पोडियम लगा लिया जाए। ये मैं चैलेंज, ओपन चैलेंज कह रहा हूं। इसलिए ओबीसी के विषय पर बीजेपी को गुमराह करना बंद करना चाहिए। आज भी मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उच्चतम न्यायालय में यह पिटीशन दी है। क्या पिटीशन दी है? पिटीशन ये दी है कि ओबीसी की जनगणना हम नहीं कर सकते। मैं भारत का पहला लीडर हूं। 2019 में भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय को पिटीशन की, और ये पिटीशन करके मैंने ये
साइंटिफिकली बताया कि ओबीसी की जनगणना करना क्यों जरूरी है और ये जनगणना मोटे मोटे तौर पर कैसे की जा सकती है। मेरा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, अमित शाह जी की जो मिनिस्ट्री है, उनके साथ में राइटिंग में बहुत बड़ा करस्पॉन्डेंस हुआ है। राइटिंग में मैं कह रहा हूं, आज ये चुनावी सभा रिकॉर्ड दिखाने का समय नहीं है, अदरवाइज कभी आप देखना चाहे तो मैं आपको रिकॉर्ड पूरा दिखा सकता हूं। 14 पॉइंट अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने पिछले साल 2020 के आखिरी में दिया कि भाई हम ओबीसी की जनगणना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके उन्होंने 14 पॉइंट बताए। मैंने 14 पॉइंट का पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दिया और यह कहा कि मानव अधिकारों के तहत, भारत के संविधान के तहत, वेरियस कानून और नीतियों के तहत ओबीसी का आरक्षण ये करना जरूरी है, क्योंकि यदि ओबीसी का और भटके विमुक्तों का, डीटीएनटी का अगर जनगणना नहीं हुई तो नो डेटा नो प्लानिंग, नो डेटा नो प्लानिंग, डिफेक्टिव डेटा डिफेक्टिव प्लानिंग। यानी अगर आंकड़ा ही नहीं होगा, स्टैटिस्टिक्स ही नहीं होगी, कितने लोग हैं ये मालूम ही नहीं, उनका एजुकेशन क्या है, घर कैसा है, खेती कैसा है, नौकरी कैसे है, उद्योग कैसे है, उनके पास संपत्ति कितना है, यदि ये पता ही नहीं होगा तो आप उनके लिए नीति कैसे बनाओगे, प्लानिंग कैसे बनाओगे। और यदि आप उनके लिए प्लानिंग नहीं बनाओगे तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो पिछड़ गया है देश में, वो और ज्यादा पीछे जाएगा। इसलिए ओबीसी की जनगणना करना जरूरी है। मैंने 2019 में पिटीशन किया और 14 पॉइंट पे मैंने गृह मंत्रालय को पॉइंट बाय पॉइंट आंसर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाके हलफनामा, एफिडेविट फाइल किया। भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट के, वो कह रही कि भाई हम ओबीसी का आरक्षण नहीं करेंगे, हम ये कारण की वजह से नहीं करेंगे, वो कारण की वजह से नहीं करेंगे। मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि भाई हम तो डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम तो भारत को सुपर पावर बनाएंगे, हम तो चाइना से भारत को आगे ले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं। मैं उनसे कहता हूं, आप कहते हैं कि भाई हम चांद पे जाएंगे, हम मिसाइल इधर दाग देंगे, बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं। अगर भारत में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट को मुझे ओबीसी की जनगणना करने में दिक्कत क्या है, ये बात जो है वो मैं जानना चाहता हूं। और इसका प्रमुख कारण ये है कि वो ओबीसी की जनगणना इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो देश की 50% जो आबादी है वो, उसका सही में विकास होगा और जो इनके लोगों के पास सत्ता संपत्ति जमा करके बैठे हुए हैं वो जो है वो समाप्ति की तरफ जाएगी। इसलिए जितने महाराष्ट्र के ओबीसी है या देश के ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको इस बात को सोचना है। पहले कांग्रेस सरकार थी, अभी आपके क्षेत्र में भी कुछ कांग्रेस से कैंडिडेट खड़ी हुई है मैडम, मैं उनका सम्मान करता हूं। महिला है, मैडम है, एक पुरुष हो, स्त्री हो, मैं उनका सम्मान करता हूं। एज अ भारत के नागरिक, एज अ कैंडिडेट मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं उनको भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2001 में जब बीजेपी सरकार थी और उसके पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो नेहरू जी की सरकार ने सबसे पहले 2051 में ओबीसी की जनगणना या डीटीएनटी की जनगणना नहीं होगी ये निर्णय लिया। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 1951 में। उसके बाद 1981 तक जितनी जनगणनाएं हुई उसमें ज्यादातर कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उसने ओबीसी की जनगणना नहीं होगी इस तरह का स्टैंड लिया। वही स्टैंड आज बीजेपी की गवर्नमेंट ले रही है। मैं भारत सरकार को पिटीशन की, संसद को बिल दिया है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ओबीसी को रिजर्वेशन में प्रमोशन होना चाहिए, लैटरल एंट्री में प्रमोशन एससी एसटी ओबीसी को होना चाहिए, माइनॉरिटीज को भी दिया जा सकता है, जुडिशरी में, न्यायपालिका में भी रिप्रेजेंटेशन ओबीसी को, ट्राइबल्स को, डीटीएनटीज को, शेड्यूल्ड कास्ट को होना चाहिए, माइनॉरिटीज को होना चाहिए, महिलाओं को होना चाहिए, वेरियस क्षेत्रों के लोगों को होना चाहिए। इस तरह के संविधान में संशोधन करने के जो सकारात्मक बिल है वो देने वाला मैं पहला लीडर हूं देश के अंदर में। और इसलिए मैं आप लोगों से इस चुनाव के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है, ये उपचुनाव आपको लगता होगा
आपको लगता होगा कि क्यों अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इधर से लड़ रही है, खड़ी हो रही है, और भी सीटें हैं यहाँ 16 सीटों में, पड़ोस में 2 सीटें हैं आपकी। लेकिन मेरे लिहाज से एपीआई के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। माझ्यासाठी प्रत्येक निवडणूक, एपीआय साठी प्रत्येक निवडणूक लोकशाहीमध्ये फार महत्त्वाची असते। क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है लोकतंत्र में। किस चीज की प्रक्रिया है? चुनाव में हम क्या करते हैं? लोग अपने वोट की अहमियत को नहीं समझते। चुनाव में हम क्या करते हैं? चुनाव में हम नीति, नेता और पार्टी का चयन करते हैं। नीति, नेता और पार्टी, नीति, नेता और पार्टी, और अभी आपका जो उम्मीदवार है वो, यानी आपका प्रतिनिधि कल जो बन सकता है वो। यदि आप लोगों ने ऐसी पार्टी को चुना जिस पार्टी को मालूम ही नहीं है कि देश में क्या करना है, राज्य में क्या करना है, तो आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, आपकी समस्या बढ़ सकती है, या आपकी समस्या जैसी है वैसे ही रहेगी। उदाहरण के लिए मैंने आपके ओबीसी के इशू में कहा, उदाहरण के लिए और यदि कहूँ, आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किस कारण की वजह से किसान आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर में? क्या चाहते हैं किसान? किसान ये चाहते हैं कि भाई हम जो फसल उगाते हैं वो फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको मिलना चाहिए। उसके लिए आप जो है, जो मंडियां है, जो जहाँ पर हम बेचते हैं, या ओपन मार्केट है, जो भी व्यवस्था बने, लेकिन उस व्यवस्था में ऐसी गारंटी कर दी जाए कि हमारी जो लागत है हमको उससे ज़्यादा 2 गुना, लगभग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। ये बेसिक किसानों की जो है वो डिमांड है। अब इसी मोदी सरकार ने 3 कानून पास किए, जो कानून किसान को फेवर नहीं करते, लेकिन जो बिचौलिए लोग हैं और उद्योगपति लोग हैं उनको जो है ये कानून जो है वो फेवर करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये कानून जैसे है वैसे बने रहे तो देश के किसानों का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अब स्वामीनाथन आयोग, कांग्रेस की सरकार जब थी मनमोहन सिंह जी की, तब स्वामीनाथन आयोग जो है उसका गठन हुआ। स्वामीनाथन आयोग ने 3 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम में बहुत बड़ी रिपोर्ट दी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हर क्षेत्र में कृषि के, चाहे आपकी दाम हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे बीजे हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, चाहे आपको जो लोन मिलता है किसानों को वो तमाम चीज़ें हो, चाहे कृषि आधारित उद्योग धंधे हो, इसके ऊपर स्वामीनाथन आयोग ने 3-4 वॉल्यूम में मोटी रिपोर्ट दी है। और अगर उस रिपोर्ट को भारत में लागू कर दिया जाए तो भारत के अंदर में कृषि जो है, कृषि एक व्यवसाय बन जाएगा। ध्यान दीजिए, आज कृषि एक व्यवसाय नहीं है, कृषि केवळ उदरनिर्वाह का एक साधन आहे। आपण शेती करतो जगण्यासाठी तर ते महत्त्वपूर्ण आहेच, पण कृषी आधारित जोपर्यंत उद्योग होणार नाही तोपर्यंत कृषी कास्तकार जो आहेत, कृषीमध्ये कास्तकार जे आहेत त्यांचे जे परिवार आहेत ते श्रीमंत होऊ शकणार नाही। ही जी महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे, स्वामीनाथन आयोगाने ही रिपोर्ट दिली, त्याच्यानंतर त्यांनी सोल्युशन्स दिले, तेव्हा काँग्रेसची गव्हर्नमेंट होती। आज भाजपाची सरकार आहे। महाराष्ट्रामध्ये बोलायचं झालं तर शिवसेना आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींची गव्हर्नमेंट आहे, केंद्रामध्ये बीजेपीची गव्हर्नमेंट आहे। पण आपण काय बघतो? अपन ये बघतोय, आज भी हम ये देख रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे हैं। इसके जो 50-100 जो पॉइंट्स है महत्वपूर्ण, उसको वो लागू नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको कुछ बातें ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सके कि चुनाव नीति, नेता और पार्टी को चुनने का एक जरिया है, अपने सही उम्मीदवार को चुनने का एक जरिया है। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, एपीआई एक ऐसी पार्टी है जो 2013 में जब से ये बनी 20 राज्यों में है और पूरे देश को अमेरिका, चाइना के बराबर, अच्छे से बात ध्यान में रखिए, अमेरिका, चाइना के बराबर, मैं आज आगे नहीं कह रहा हूँ लेकिन उसके बराबर
10 सालों में भारत को अमेरिका चाइना के बराबर हम कैसे ला सकते हैं, इसकी नीति घोषित करने वाली एकमात्र पार्टी ही आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया आहे. रायटिंग मध्ये आहे, कोणी तपासून पाहू शकतो. आणि बीजेपी काँग्रेसचे लोक असतील त्यांना माझा ओपन चॅलेंज असतो नेहमीच. लोकशाहीमध्ये कोणीच आमचा शत्रू नाही, आम्ही कुणाला शत्रू मानत नाही. हा, प्रतिस्पर्धी जरूर आहेत, आमचे ते विरोधी आहेत. आमचे शत्रू नाही कोणीच, पण ते विरोधी आहेत. त्यांना माझा ओपन चॅलेंज आहे, बीजेपी असो, काँग्रेस असो किंवा शिवसेना सुद्धा असो, की जर तुमच्याजवळ याच्यापेक्षा चांगली जास्त नीती असेल तर आज तर प्लॅटफॉर्म नाही आहे, पण समोर विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक होतील, तुम्हाला आम्ही पॉईंट बाय पॉईंट जे या गोष्टींवर चॅलेंज करू. आणि म्हणून ही जी निवडणूक आहे, ही निवडणूक जिल्हा परिषदेची फार महत्त्वाची झालेली आहे. ह्या सर्कलमध्ये ही जी बीडगाव वडोदा जो सर्कल आहे, आज वडोदामध्ये आपण भाषण इथे मी तुम्हाला मार्गदर्शन करतोय आणि आपण मला ऐकतात. ही निवडणूक याच्यासाठी महत्त्वाची झालेली आहे की तुम्ही 30, 40, 50 वर्ष झालेत, तुम्ही काँग्रेसला निवडलं, त्याच्यानंतर तुम्ही भाजपाला निवडलं. मला नाही माहिती एखाद वेळेस तुम्ही राष्ट्रवादी किंवा शिवसेनालाही निवडलं असेल किंवा एखाद वेळेस अपेक्षेला पण तुम्ही निवडलं असेल. मला नाही माहिती की इथून कोण कोण कॅन्डिडेट निवडून गेले, पण आपण निवडलं. 40-50 वर्ष झालेत आपण निवडलं. पण आजही लोक मला सांगतात, मी म्हणालो की भाई ह्या क्षेत्रामध्ये काय प्रॉब्लेम्स आहेत. आज त्यांनी भाषणांमध्ये मानवटकरांनी सांगितलं की भाई पाऊस आला 1 तास तर ब्रिज जे ओव्हरफ्लो होतात, इकडून तिकडे जर कोणी बिमार पडला तो जाऊ शकत नाही, तिथेच तो जो आहे दगावतो. होतं की नाही होते? खरं आहे की नाही हे सांगा तुम्ही मला. खरं असेल तर जोरात बोला, हात वरती करून. बरोबर आहे. मग कास्तकारांना आता पाणी देण्याची गरज आहे शेतीला, कृषीला. तर आमचे काँग्रेसचे मिनिस्टर आहेत, मला ते नितीन राऊत मिनिस्टर आहेत, ते वीज देण्याऐवजी वीज कापून राहिलेले आहेत आणि म्हणून राहिलेले आहेत की भाई बिजली का बिल भरो, बिजली का बिल भरो. अरे भाई बिजली इतनी महंगी क्यों हो गई, इसका एनालिसिस तो करो. जो बिल कभी 100 रुपये आता था वो बिल आज 200 रुपये 250 रुपये क्यों आता है, इसका तो विश्लेषण करो. अब किसान को आप उसके फसल की भी कीमत नहीं दोगे, किसान को जो है आप सस्ता कर्जा भी नहीं दोगे, किसान को आप उद्योग के साथ जोड़ोगे भी नहीं, फिर बोलोगे बिजली का बिल भी जो है वो महंगा होता है तो भी किसान को भरो. अब तो किसान आखिरी में भरेगा कहाँ से? मैं कहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने आधे से ज़्यादा बिजली का बिल किसानों का यदि भर दिया, अभी पंजाब सरकार भर रही है, पूरे 58 लाख जो कनेक्शन है परिवारों के, उसका पंजाब सरकार बिल भर रही है. मैं उद्धव सरकार से कहना चाहूँगा कि यदि आपने ऐसा कोई कदम महाराष्ट्र में उठाया तो बुरी बात क्या है, किसान है, आधे से ज़्यादा बिल भी अगर आपने उनका भर दिया तो उतना उनका बर्डन कम हो जाएगा. वो पैसा वो बेचारा अपने कृषि में लगाएगा, अपने शिक्षण में लगा सकता है, उद्योग में लगा सकता है, छोटे मोटे घर में लगा सकता है. तो बिजली देने के बजाय बिजली काट रहे, वीज देण्याऐवजी वीज कापून राहिले. मग मला सांगितलं, खूप आश्चर्य आहे, आजही गावांमध्ये ह्या क्षेत्रामध्ये पिण्याच्या पाण्याची प्रॉब्लेम आहे. खरं आहे काय? खरं आहे काय? मी जे ऐकलेलं आहे ते खरं आहे काय? कारण खोटे आरोप मी करत नाही कुणावर, पण हे जे गावांमध्ये आजही पिण्याच्या पाण्याची प्रॉब्लेम आहे. मग ह्या देशामध्ये ह्या क्षेत्रामध्ये उद्योगधंदे कमी असल्यामुळे इथे बेरोजगारी खूप जास्त आहे. गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तर सर्वांना मिळू शकत नाही. तर इंडस्ट्रियलायझेशन कसा केलं जाऊ शकतो याच्यावर काही पॉलिसी इथे ह्या क्षेत्रामध्ये मी दिसून नाही राहिलेली आहे. अशा तमाम ज्या समस्या आहेत, ॲम्ब्युलन्सच्या कमी आहेत, मग कर्जमाफीचा एक इश्यू तर नेहमीच असतोच कास्तकारांचा. ह्या सर्व ज्या प्रॉब्लेम्स आहेत, 40-50 वर्ष झाले, मला वाटते काँग्रेसच्या कॅन्डिडेट्स आहेत, इथे सिटिंग होत्या, त्यांनी फार मोठं घोषणापत्र दिलं होतं. एखाद वेळेस तुम्ही त्या घोषणापत्राला उचलून बघा तर, की ज्या त्यांनी घोषणा केल्या होत्या, जे वादे केले होते, त्याच्यापैकी त्यांनी किती पूर्ण केले हे बघण्याचा तुम्ही कधी त्रास करणार काय? की परत जाऊन काँग्रेसला तुम्ही निवडून देणार, परत जाऊन तुम्ही बीजेपीला निवडून देणार. आणि जर तुम्ही परत बीजेपी काँग्रेसला निवडून देणार
आणि 50 वर्ष झाले, 60 वर्ष झाले, तुमची समस्या जिथे होती तिथेच आहे किंवा थोडीशी सुधारलेली आहे, तर मग मला असं वाटते की ही पोटनिवडणुकीमध्ये पण आपण परत चुकीचा निर्णय घेऊ. आणि हा चुकीचा निर्णय घेऊ नये म्हणून APIने नीतीच्या आधारावर, यांनी काही पॉईंट्स लिहिलेले आहेत आपल्या पॅम्पलेटमध्ये, ह्या नीतीच्या आधारावर, धोरणाच्या आधारावर की आम्ही ह्या जिल्हा परिषदमध्ये काय करू. आणि आपण म्हणत असाल की भाई बहुसंख्या जी आहे, बहुमत तर काँग्रेसचा आहे किंवा दुसऱ्या पक्षांचा मिळून आहे, APIचा एखादा उमेदवार जर निवडून गेला तर काय फरक पडणार, हा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये असेल. असा प्रश्न तुम्हाला असेल की भाई एखाद वेळेस APIची एक कॅन्डिडेट गेली तर काय करू शकणार. मग मी तुम्हाला दुसरा प्रश्न करतो, एखाद वेळेस तुम्ही एखाद कॅन्डिडेट APIचा निवडून तर द्या, एक वेळेस तुम्ही जे आहे APIचा कॅन्डिडेट निवडून द्या आणि मग बघा जे 40 वर्षामध्ये झालं नाही त्याची सुरुवात तुम्हाला ह्या नागपूर जिल्हा परिषदमध्ये 4 महिन्यामध्ये बघायला मिळेल. किती महिन्यामध्ये बघायला मिळेल? 4 महिन्यामध्ये. मी हे बोलत नाही की तुमच्या सर्व समस्या 4 महिन्यात पूर्ण सॉल्व्ह होईल, पण जे 40 वर्षामध्ये झालं नाही ते तुम्हाला 4 महिन्यामध्ये त्याची वाटचाल जी आहे जिल्हा परिषदमध्ये बघायला दिसेल. आणि म्हणून माझं असं तुम्हाला म्हणणं आहे की एक वेळा आपण सर्व नागरिकांनी हा वडोदा बिडगाव सर्कलमध्ये आणि जे बाकीचे 2 सर्कलमध्ये पण आमचे कॅन्डिडेट्स आहेत, एक मला वाटते गुमथाळा सर्कल आहे आणि दुसरा कोणता सर्कल आहे, आरोली मोदामेडी, तर असे 3 कॅन्डिडेट जवळच आहे. एक वेळा माझी जी आहे ते आज प्रचारामध्ये आहेत कॅन्डिडेट, पण माझी अशी एक विनम्र विनंती आहे. आज मला असं सांगितलेलं आहे, आज हे लोक प्रचार करतायत आणि प्रचार मध्यंतरी फॉर्म भरल्यानंतरही प्रचार बंद झाला होता, कारण आरक्षणाचं काय होणार, OBCचं एक खूप डायलेमा होता, कन्फ्युजन होता. पण ह्या लोकांनी जेवढे गाव आहेत तेवढे गाव कव्हर केलेले आहेत, लोकांशी जनसंपर्क केलेला आहे, लोकांशी जाणून घेतलेलं आहे की तिथे काय समस्या आहे, त्याचं समाधान कसं केलं जाऊ शकतं. आणि जाती धर्माला न बघता, मी असा नेता आहे, मी फक्त मानवतेला मानतो, विज्ञानाला मानतो, मी जाती धर्माला मानत नाही. मी तुम्हाला ओपनली सांगत आहे, मी भारताचा एकमात्र नेता आहे, मी फक्त विज्ञानाला आणि मानवतेला मानतो. आणि म्हणून जाती धर्माला न बघता, त्याच्याबरोबर भेदभाव न करता, मॅडम तुम्ही याचं अभिवचन द्याल आणि माझ्याकडनं तर पार्टीच्या वतीने हा नेहमीच अभिवचन असतो, एक वेळेस तुम्ही APIला निवडून द्या. तसंही काँग्रेस बरोबर आमची लढत आता आहे, अशी महिला न्यूज आहे. काँग्रेस समोर जाणार की नाही जाणार, की API समोर जाणार, आज अशी परिस्थिती आहे की नाही आहे, सांगा तुम्ही मला, आहे की नाही आहे? तर जोरात बोला ना, हळू का बोलता, क्या डरते हो क्या? बरोबर आहे की नाही आहे? तर काँग्रेस आणि APIची ते लढत झालेली आहे. प्रहार आणि BJPचा आपसामध्ये जे कन्फ्युजन झालेलं आहे त्याच्यामुळे BJP मागे चाललेली आहे. आणि माझ्या मते OBC आरक्षण आणि OBCची जनगणनाचा प्रश्न जोपर्यंत देशामध्ये सॉल्व्ह होत नाही, मी तर पूर्ण देशामध्ये प्रचार करणार की BJPला एकही माणसाने वोट टाकू नये. हे बात मी प्रखरपणाने जे आहे ते बोलणार आहे. आणि म्हणून इथे BJP प्रहार आणि त्यांच्या कन्फ्युजनमुळे मागे गेलेली आहे. आजची ही लढत आज स्पष्टपणे API आणि काँग्रेसमध्ये आहे. आणि मला वाटते पुष्कळ वर्षांमध्ये अशी परिस्थिती इथे आली असेल की API पहिल्यांदा इथे ह्या सर्कलमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. देशामध्ये प्रत्येक जागी आम्ही लढतो. एक वेळेस तुम्ही निर्णय घ्या आणि एक वेळेस APIच्या कॅन्डिडेटला तुम्ही जे आहे चान्स द्या. आणि मग बघा की जी गोष्ट 40 वर्षामध्ये नाही झाली ती 4 महिन्यामध्ये आपण ह्या जिल्हा परिषदमध्ये करू शकणार. आणि जर आपण असं केलं तर ही फक्त जिल्हा परिषद पोटनिवडणुकीसाठी तुमचं योगदान राहणार नाही. जेवढे लोक आहेत मी त्यांना विनंती करतो, ही बाब समजा, जर APIचा कॅन्डिडेट इथून निवडून गेला तर हा फक्त जिल्हा परिषदसाठी संदेश राहणार नाही, हा पूर्ण महाराष्ट्रासाठी संदेश जाणार. आणि पार्टी 20 राज्यांमध्ये आहे, पूर्ण 20 राज्यांमध्ये संदेश जाणार की बिडगाव वडोदा सर्कलच्या लोकांनी नीती, नेता आणि पक्षाला
चॉईस केलेला आहे आणि उत्तम निर्णय घेऊन आपली एक सुरुवात केलेली आहे. असं जे आहे काम करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करा. मला असं वाटते की बाकी ज्या तुमच्या समस्या आहेत, प्रमुख बाबी तुम्ही बोललेल्या आहेत. बारीक काही समस्या असतील, रामटेके मॅडम तिथे अवेलेबल आहेत. रामटेकेजी आहेत, मानवटकर आहेत, मुन्ना मानवटकर आहेत, आणखी बाकी आमचे पार्टीचे लोक आहेत, पदाधिकारी आहेत. त्यांच्याशी बोला, त्यांना आपली समस्या हमखास सांगा आणि तुम्ही लोक त्यांच्या समस्या ऐकायचं. जनसेवा करणं हेच राजकारणाचं ध्येय असतो. राजकारण म्हणजे जनसेवा आहे, जननीती आहे, जनकल्याण आहे. ही बाब मी नेहमीच म्हणत आलेलो आहे की पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक सर्व्हिस, पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक पॉलिसीज अँड पॉलिटिक्स इज अबाउट पब्लिक वेलफेअर. ही बाब मी नेहमीच बोलत आलेलो आहे. ह्या गोष्टींना तुम्ही त्यांना अटेंड करा, तुम्ही आपली बाब सांगा आणि 5 तारखेला एक चांगला निर्णय घेऊन तुम्ही कोर्टला जे आहे वोट द्या. मीना रामटेके मैडम खड़े हो जाइए आप. मीना रामटेके मैडम जे आहेत त्यांना तुम्ही निवडून द्याल. अपील करा, ताली बजाओ अगर आप चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जीत के जाए तो. और मैडम आपको सब नागरिकों का, सब परिवारों का, जाती धर्म बघायचं नाही, माणसाला माणूस म्हणून ओळखायचं, माणसाला भारताचा नागरिक म्हणून ओळखायचं आणि सर्वांना तुम्ही सर्वांसाठी चांगलं काम कराल असं तुम्ही अभिवचन द्या पार्टीच्या वतीने. आणि मला असं वाटतं की 5 तारखेला तुम्ही हे काम करा आणि कृपया करून हात जोडतो. मला माहिती आहे भारतामध्ये निवडणुकीमध्ये काय होते, मुर्गा आएगा, शराब आ जाएंगी और क्या क्या पता नहीं, वो आपका नोट चल जाएगा. ये भारत में बहुत कुछ होता है. भारत के नागरिकांनो, मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, लोकशाहीमध्ये मतच सर्वात महत्त्वाचं असतं. जो माणूस आपला मत कोणत्याही बाबीमध्ये विकतो किंवा जाती धर्म बघून द्वेषात्मक रूपाने पूर्वाग्रहाने एकाला मत देतो, एकाला मत देत नाही. जेव्हा की तो कॅन्डिडेट चांगला असतो, पार्टी चांगली असतो, तेव्हा लोकशाही हरत असते, माणुसकी हरत असते. ही बाब नेहमी लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला वाटते कि मानकर साहब की नीति अच्छी नहीं है, पार्टी अच्छी नहीं है, कैंडिडेट अच्छी नहीं है, इनसे अच्छा कोई और है तो आप वोट दीजिए. मैं ये नहीं बोलूँगा कि मत दीजिए, पर कृपया करके पैसा लेके मुर्गा, शराब, पैसा या और कोई आमिष, मंदिर बना देंगे, बुद्ध विहार बना देंगे और क्या क्या कर देंगे, ऐसे जो झूठे आमिष देते हैं उसको त्याला बड़ी न पड़ता. आप जो है एक अपने सुजानता से जो है वो वोट कीजिए और फिर देखिए कि यहाँ क्या बदलाव आता है. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सर्कल के लोग बहुत सुजान हैं, जानकार है आणि माझा संदेश तुम्ही द्या. मी 2 जागा सभा केलेली आहे, थोडा फ्री होतोय आता, पाऊस जस्ट एंड झालेला आहे. याच्यानंतर मी ऑल इंडिया टूरवर जाणार म्हणून थोडा फ्री होतो म्हणून मी 2 सभा केली. उद्याही मी एक सभा करतोय. कहाँ आहे उद्याची सभा? अरोलीमध्ये उद्याही सभा आहे माझी 6 वाजता, 6:30 वाजता. तिथे मी 7 वाजताच्या जवळपास तिथेही मी ॲड्रेस करणार. तुम्ही माझा संदेश द्या. मानकर साहेब आले होते, त्यांनी चांगल्या बाबी आम्हाला सांगितल्या आणि APIच्या वतीने त्यांनी गॅरंटी दिलेली आहे की ह्या क्षेत्रामध्ये एक नवीन परिवर्तनाची लहर येणार. हा संदेश माझा द्या. फक्त स्वतःचंच मत द्यायचं नाही, आपल्या परिवारांच्या लोकांचा आणि प्रत्येक नागरिकाला तुम्ही कन्व्हिन्स करा आणि कन्व्हिन्स करून एक वेळा APIला चान्स देण्याचा प्रयत्न करा आणि मग बघा की एक नई लहर जिला परिषद से पूरे महाराष्ट्र और देश में आएगी. आप लोग सुजानता के साथ ऐसा निर्णय करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं और अपने संभाषण को जो है यहीं समाप्त करता हूं. जय भारत, जय गोंडवाना.